गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। चलो हम लोग शुरू करते हैं 12th क्लास का केमिस्ट्री और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन। राइट प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन के बारे में हम लोगों ने बहुत सारे लेक्चर ऑलरेडी कवर कर रखा है और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। राइट चलो तो हम लोग हेडिंग रखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग डिनोट करते हैं पाई से। राइट किससे डिनोट करते हैं हम लोग? पाई से डिनोट करते हैं। और ये हमारा कौन सा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है? फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। पहला क्या था याद है? RLBP। दूसरा क्या है? इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथा क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। आज हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। राइट सबसे पहले प्यारे बच्चों, ऑस्मोटिक प्रेशर को पढ़ने से पहले हम लोगों को किसके बारे में जानना चाहिए? ऑस्मोसिस के बारे में जानना चाहिए। तो हम लोग पहले किसके बारे में स्टडी करेंगे? ऑस्मोसिस के बारे में, और फिर पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। राइट तो चलो हम लोग ऑस्मोसिस को क्या करते हैं, पहले डिफाइन करते हैं। डिफाइन कर लेते हैं इसको। इट इज़ द प्रोसेस, इट इज़ द प्रोसेस। ऑस्मोसिस क्या है? एक प्रोसेस है ऑफ मूवमेंट, ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट। किसका मूवमेंट है ये? सॉल्वेंट का मूवमेंट है। फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, टू लोअर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू SPM, थ्रू SPM। ओके क्या होता है ऑस्मोसिस? देखो ऑस्मोसिस एक प्रोसेस है प्यारे बच्चों जिसमें मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट होता है। किसका मूवमेंट होता है? सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है। किधर? फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। आपको पता है कोई भी चीज़ हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, उसी तरह से ये सॉल्वेंट पार्टिकल क्या करता है? मूव कर जाता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। और कैसे करेगा? थ्रू SPM। SPM क्या हमारा? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ओके चलो इसको हम लोग डिनोट करते। देखो मान लो हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहे हैं। हमारे पास क्या है? सॉल्ट है और साथ में क्या हमारे पास? वाटर। ये क्या बनाता है? ये बनाएगा सॉल्यूशन सर। राइट सॉल्यूशन बनाएगा। मुझे बताओ प्यारे बच्चों, सॉल्ट किसकी तरह बिहेव करेगा? सॉल्यूट की तरह बिहेव करेगा। राइट वाटर किसकी तरह बिहेव करेगा? सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा। तो मुझे बताओ किसका मूवमेंट होता है यहाँ पर? वाटर का मूवमेंट होगा। किसका? सॉल्वेंट का मूवमेंट। मतलब वाटर मूव करेगा। ये क्या मूव करेगा? वाटर मूव करेगा फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। और कैसे मूव करेगा वो? SPM के थ्रू। किसके थ्रू? SPM के थ्रू। तो चलो हम लोग एक इसको डायग्रामेटिकली चेक करते हैं, मतलब डायग्राम बना के चेक करते हैं इसको। ओके मान लो हमारे पास क्या है? एक कंटेनर। हम यहाँ पर एक कंटेनर बना रहे हैं, ध्यान से देखना। राइट अब डायग्राम अच्छे से बनाना आप लोग। ओके ये हमने बना लिया। अब देखो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ क्या है? ये जो हम ब्लू कलर से लिख रहे हैं ये हमारे पास क्या है? वाटर है। और वाटर कितना है? मान लेते हैं 100 ग्राम है। कितना है? 100 ग्राम है। ओके अब आ जाओ, यहाँ पर सॉल्यूशन है हमारे पास। क्या है? यहाँ पर हमारे पास है सॉल्ट, उसके बाद हमारे पास प्लस, उसके बाद हमारे पास है वाटर। ओके कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा प्यारे बच्चों ये बताओ इसको क्या कहोगे तुम? सॉल्वेंट कहोगे, कहोगे ना सॉल्वेंट। ओके और इसको हम लोग क्या कहेंगे? सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या क्या है? सॉल्ट प्लस सॉल्यूशन। देखो तो सही, सॉरी सॉल्ट प्लस वाटर है जिसको सॉल्यूशन कहेंगे हम लोग। अच्छा ये क्या है सर? ये हमारा है SPM। ये क्या हमारा? SPM है। तो इसको मैं डिनोट करता हूँ SPM से। SPM, SPM मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब मुझे बताओ प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो वाटर है ये कितना? 100 ग्राम है। और यहाँ पर जो हमारे पास सॉल्यूशन है, ये जो सॉल्यूशन है ये भी कितना है? इसको भी मान लेते हैं 100 ग्राम। एक कंसेप्ट बूस्ट करने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये जो वाटर है ये भी कितना है आपके पास? 100 ग्राम है।
और ये जो आपके पास सॉल्यूशन है ये भी कितना आपके पास 100 ग्राम है, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे बताओ वाटर कहाँ पर ज़्यादा होगा, कहाँ पर ज़्यादा होगा? सर श्योर है ना कि यहाँ पर पूरा का पूरा 100 ग्राम वाटर ही है और यहाँ पर 100 ग्राम सॉल्यूशन है। ये कितना है सॉल्यूशन आपके पास? 100 ग्राम। अगर 100 ग्राम सर सॉल्यूशन है तो मान लेते हैं कि 10 ग्राम क्या है हमारे पास? NaCl। 10 ग्राम सॉल्ट है तो वाटर कितना होगा बोलो? अरे बच्चे वाटर कितना होगा? 90 ग्राम। तो बताओ 90 ग्राम होगा तो वाटर 100 ग्राम, यहाँ पर वाटर का कंसंट्रेशन क्या होगा? ज़्यादा होगा और यहाँ पर सॉल्यूशन में वाटर का कंसंट्रेशन कम होगा, हमेशा कम होगा। अरे तुम मान लो ना बच्चे कि सॉल्ट तुम्हारा कितना है? 1 ग्राम है। मान लेते सॉल्ट सर 1 ग्राम ही है, तब पर भी वाटर कितना हुआ आपके पास? 99 ग्राम हुआ। तो बताओ इस 100 ग्राम से, इस 100 ग्राम से कम होगा कि नहीं होगा? मतलब यहाँ पर जो हमारा सॉल्वेंट है मतलब वाटर है वो क्या है? एट हायर कंसंट्रेशन, एट हायर कंसंट्रेशन है या नहीं? वाटर ज़्यादा है, वाटर का अमाउंट यहाँ पर ज़्यादा है ना? ओके। और यहाँ पर जो सॉल्यूशन है उसमें क्या है हमारे पास? बताओ सॉल्यूशन में क्या होगा? मैं इसको इरेज करता हूँ ताकि आपको अच्छे से मैं यहाँ पे लिख सकूँ। ओके। अब मुझे एक बात बताओ प्यारे बच्चों, यहाँ पर वाटर का अमाउंट कितना होगा? वाटर का अमाउंट क्या होगा? कम होगा। मतलब वाटर एट लो कंसंट्रेशन है या नहीं है? बताओ हमेशा तो कम ही होगा ना। यहाँ पर इस सॉल्यूशन में जो हमारा वाटर होगा वो क्या होगा? कम होगा। इस सॉल्यूशन में वाटर क्या होगा हमारे पास? कम होगा। कोई दिक्कत है बोलो? इस सॉल्यूशन में वाटर क्या है? लो कंसंट्रेशन पे है ना? तो मुझे बताओ अब किधर से किधर वाटर मूव करेगा? सर वाटर मूव करेगा सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की साइड करेगा, मतलब वाटर इधर मूव कर जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? वाटर इधर मूव कर जाएगा, करेगा ना मूव, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं? फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का डायरेक्शन किधर हो गया? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर, इधर देखो इधर, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन हो गया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? मतलब अब ये ऑस्मोसिस होता है क्यों सर? अपने आप कैसे हो जाता है? ये अपने आप नहीं होता बच्चे, इसका रीजन क्या है? रीजन ऑफ ऑस्मोसिस, रीजन ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का रीजन क्या है सर? बच्चे इसका रीजन है प्रेशर डिफरेंस। क्यों होता है? ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस, मैं यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ, ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस क्यों होता है? ये प्रेशर डिफरेंस की वजह से होता है। बोलो कैसे सर? समझ में नहीं आई मेरे को? मैं अभी समझाता हूँ आपको। आप बताओ मुझे एक बात, यहाँ पर मैं एक फ्रेश डायग्राम बना के दिखाता हूँ आपको। यहाँ ले लेते हैं और ये ले लेते हैं। ओके, बताइए मुझे यहाँ पर क्या था आपके पास? सॉल्वेंट था। अरे था ना बच्चे, ये तो सॉल्वेंट था। देखो ऊपर देखो, यहाँ पर क्या हमारे पास? सिर्फ वाटर है ना? वाटर। तो ये हमारा वाटर है, ये हमारा वाटर है, सिर्फ वाटर है तो प्योर सॉल्वेंट हो गया, ये हो गया ना सॉल्वेंट। और यहाँ पर क्या था बताओ? यहाँ पर क्या हमारे पास? सॉल्यूशन है। ये क्या हमारा? सॉल्यूशन है। तो बताओ किसका प्रेशर ज़्यादा होता है? यहाँ पर ये ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेगा। अब ये ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेगा ना। ऐसा थोड़ी कि प्रेशर सिर्फ ऊपर में ही लगाएगा, इधर भी लगाएगा प्रेशर, इधर भी अप्लाई करेगा प्रेशर, नीचे भी अप्लाई करेगा प्रेशर। एम आई राइट? प्रेशर तो चारों तरफ अप्लाई करेगा ना वेपर। ये वेपर प्रेशर बनाएगा। क्या बनाएगा? ये वेपर प्रेशर बनाएगा। इसमें भी क्या बनाएगा? वेपर प्रेशर बनाएगा। इसको भी हम लोग क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर। जब इसको क्या करोगे आप? हिट करोगे तो वेपर्स बनाएंगे। तो बताओ किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा? किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा? आपको मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है कि प्योर सॉल्वेंट के केस में, सुनो मेरी बात यहाँ से, प्योर सॉल्वेंट के केस में वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है ना। तो वेपर प्रेशर को किससे डिनोट करते थे? पी से। किससे डिनोट करते थे? पी। अब प्योर सिर्फ वाटर है यहाँ पर तो क्या लिखूँ? पी नोट इज ऑलवेज ग्रेटर देन, और ये सॉल्यूशन है। अरे क्या है? सॉल्यूशन है ना, तो क्या लिखूँ इसको मैं? पी एस। तो मतलब बताओ किसका प्रेशर ज़्यादा होगा? इसका प्रेशर ज़्यादा है, इसका प्रेशर ज़्यादा। अब यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा अप्लाई हो रहा है, यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा अप्लाई हो रहा है, तो जो वाटर मॉलिक्यूल है वो किधर फ्लो कर जाएगा? इधर फ्लो कर जाएगा। सिंपल सा ट्रिक है ना। अगर यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा अप्लाई हो रहा है,
अगर यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा अप्लाई हो रहा है तो वाटर मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में फ्लो कर जाएगा वो। और आपने इसको कैसे डिफाइन किया, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। यहाँ पर वाटर था, ये कहाँ था, हायर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन, एम आई राइट। और ये क्या था आपका, लोअर कंसंट्रेशन। क्यों है लोअर कंसंट्रेशन, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है, सॉल्ट भी है। क्या क्या हमारे पास, सॉल्ट प्लस वाटर है। तो यहाँ पर वाटर कम होगा, अभी तो मैंने बताया था ना आपको, देखो ये हमारा लोअर कंसंट्रेशन है और ये हमारा हायर कंसंट्रेशन है। क्लियर हो रहा है ना मेरी बात। तो जहाँ पर प्योर वाटर होंगे, प्योर सॉल्वेंट होगा, सिर्फ सॉल्वेंट ही होगा, तो वहाँ पर वेपर प्रेशर ज़्यादा लगेगा। अब वेपर प्रेशर ज़्यादा लग गया तो वाटर मूव कर जाएगा दूसरे डायरेक्शन में। ऊपर से प्रेशर लगा रहे हो, ऊपर से प्रेशर लगा रहे हो तो ये इधर मूव करेगा ना बच्चे, सीधी सी बात। तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, और इसी को क्या कहते हैं हम लोग, ऑस्मोसिस कहते हैं। तो ऑस्मोसिस क्यों हुआ, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। कभी कभी पूछ देता है आपसे कि व्हाई ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस, बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस कैसे डिनोट करेंगे हम लोग, ये डिनोट करेंगे वेपर प्रेशर के टर्म में। कैसे डिनोट कर सकते हैं, वेपर प्रेशर के टर्म में, क्योंकि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर प्रेशर यहाँ पर ज़्यादा है तो मूव करेगा ना वो अपने इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए। ओके, चलो हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस कर लिया ऑस्मोसिस क्या होता है। अब हम लोग चलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। किसकी बात कर लेते हैं हम लोग, ऑस्मोटिक प्रेशर की। ऑस्मोटिक प्रेशर, चलो ऑस्मोटिक प्रेशर को किससे डिनोट करते हैं प्यारे बच्चों, पाई से डिनोट करते हैं। ये मैंने ऑलरेडी आपको अभी तो बता के आगे नहीं आया हूँ मैं। किससे डिनोट करते हैं, ये पाई से डिनोट करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, आपको पता चला कि ये जो वाटर है इसमें सिर्फ क्या है, हमारा वाटर ही है। ओके, अब ये वाटर इधर मूव कर गया, ये क्या था बताओ, सॉल्वेंट। मैं रफ डायग्राम अब ड्रॉ करता हूँ, और यहाँ पर क्या था आपके पास, सॉल्यूशन था। ये क्या था, हायर कंसंट्रेशन। क्या था ये, हायर कंसंट्रेशन। ओके, और ये क्या था आपका, लोअर कंसंट्रेशन। किसका कंसंट्रेशन लोअर है यहाँ पर, ऑफ वाटर, वाटर का ना। ओके, अब ये इधर मूव कर गया। अब मुझे बताओ, मैं सोच रहा हूं कि ये जो फ्लो ऑफ वाटर है, ये साइन देख रहे हो, किसको डिनोट कर रहा हूं मैं, फ्लो ऑफ वाटर, फ्लो ऑफ वाटर को डिनोट कर रहा हूं मैं, सॉल्वेंट को डिनोट कर रहा हूं। मैं सोच रहा हूं यहां पर क्या है, प्रेशर बोलो, प्रेशर यहां पर ज़्यादा है। अब प्रेशर यहां ज़्यादा है ना सॉल्वेंट के केस में, और यहां पर प्रेशर कम है। तो ये क्या कर गया, इधर मूव कर गया, ये इधर मूव कर गया, एम आई राइट। मैं सोच रहा हूं कि ये मूवमेंट रुक जाए, ये वाटर इधर नहीं जाए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस साइड प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। किधर साइड, सॉल्यूशन के साइड। सॉल्यूशन के साइड क्या लगाना पड़ेगा, प्रेशर। जब मैं इधर प्रेशर लगाऊंगा तो ये जो वाटर इधर जा रहा था, ये वाटर इधर नहीं आएगा, रुक जाएगा ये, क्योंकि अब ये इधर जाने की कोशिश करेगा, तो इधर के फ्लो को क्या करेगा, वो रोकेगा। अरे समझ रहे हो मेरी बात या नहीं समझ रहे हो। अभी जो ऑस्मोसिस हो रहा था, क्यों हो रहा था, ध्यान दो। अभी जो ऑस्मोसिस हो रहा था, क्यों हो रहा था, ऑस्मोसिस क्यों हो रहा था, क्योंकि हमारे पास क्या था बच्चे बोलो, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर का डिफरेंस था। इसका प्रेशर ज़्यादा था, किसका प्रेशर ज़्यादा था, सॉल्वेंट का। यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा था, ये जो पी है वो क्या है, ज़्यादा था। जब ये पी क्या है हमारे पास, एक सेकेंड, यहाँ पर पी नोट लिख देते हैं। पी नोट क्या था, ज़्यादा था किससे, ये सॉल्यूशन है तो पी एस से, और इसीलिए क्या कर गया, इधर मूव कर गया, वाटर मूव कर गया, एंड दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। मैं सोच रहा हूं कि ये जो वाटर इधर मूव कर रहा है ना, इस वाटर को इधर मूव करने ना दूं, मैं इसको रोक दूं, सिर्फ इसको रोकना है। तो बताओ प्रेशर किधर ज़्यादा था, प्रेशर इधर ज़्यादा है, देखो तो अभी मैं लिखा हूँ प्रेशर ज़्यादा है, तो जिधर कम है उधर प्रेशर लगाएंगे। प्रेशर इधर कम है तो इधर क्या करेंगे, हम प्रेशर अप्लाई कर देंगे, एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करेंगे। इधर क्या लगाएंगे, पी एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करेंगे, ताकि ये जो वाटर इधर जा रहा है वो वाटर इधर नहीं जाए और ये इसी में रुक जाए, इसी में रुक जाए, मतलब फ्लो ऑफ वाटर रुक जाए। तो हमने क्या किया, बाहर से ऊपर कुछ प्रेशर लगा दिया। किधर लगाया, सॉल्यूशन साइड। बोलो सर इधर लगा दूं, अगर सॉल्वेंट साइड लगा दे तो प्रेशर और ज़्यादा हो गया, तो और फास्ट भागने लगेगा, इधर फास्ट फ्लो हो जाएगा, एम आई राइट। तो हमें प्रेशर किधर लगाना पड़ेगा,
सॉल्यूशन साइड लगाना पड़ेगा। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तब आ जाते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को डिफाइन कर लेते हैं। इट इज द एक्सटर्नल प्रेशर, इट इज द एक्सटर्नल प्रेशर, ओके, which is applied on the solution side। ध्यान देना मेरी बात, on the solution side। किधर लगाएंगे इसको? solution side लिखेंगे, so that the flow of solvent get stopped, क्या हो जाए? वो रुक जाए, बस उसके फ्लो को रोक देना है। इधर जो जा रहा था ना, ये वाटर जो इधर जा रहा है ना, उसको रोक देना, मतलब ये इसमें मिल ना पाए, सॉल्यूशन में नहीं आए वो, और उसी को हमने रोक दिया। इतना प्रेशर लगा दिया, इतना ऊपर से प्रेशर लगा दिया सॉल्यूशन साइड में कि ये जो फ्लो था वो क्या हो जाए? रुक जाए। तो हमने क्या किया? इसको एक एक्सटर्नल प्रेशर लगाया, ऊपर से प्रेशर लगाया, जिसको पी एक्सटर्नल कहा हमने। तो ये हमारा एक्सटर्नल प्रेशर है विच इज अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड, सो दैट, इसीलिए कि फ्लो ऑफ सॉल्वेंट गेट स्टॉप्ड, वो रुक जाए, सॉल्वेंट फ्लो ना करे, इधर से सॉल्वेंट इधर ना जाए, है ना? राइट। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। समझ में आ गई मेरी बात? ये पूछता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कभी कभी आ जाता है डिफाइन करने के लिए, डिफाइन ऑस्मोटिक प्रेशर, ओके, तो याद रखना। अब आ जाओ, एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया है, एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड, ऐसा देखा गया है, ऐसा पाया गया, इट इज फाउंड दैट जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, मतलब पाई, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन का। किसका? कंसंट्रेशन। और इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? मोलरिटी भी कहते हैं। कंसंट्रेशन को हम लोग क्या कह सकते हैं? मोलरिटी भी कहते हैं, ओके। समझ में आया मेरी बात? कंसंट्रेशन को हम लोग डिनोट करते हैं, सी से कर देते हैं, चलो ठीक है। तो बताओ पाई किसके प्रोपोर्शनल हो गया? कंसंट्रेशन का। ऑल्सो ऐसा भी देखा गया, ये भी देखा गया कि पाई मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। किसके प्रोपोर्शनल होता है? टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है। समझ में आई मेरी बात? कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा बताओ, अगर मैं इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाऊं, तो अगर मैं एक साथ लिखूं कंबाइंड फॉर्म में, तो क्या लिखूं? पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी इंटू टी। अब सी क्या है बच्चे? कंसंट्रेशन है या मोलरिटी बोलो, ओके। और टी क्या है? टेम्परेचर है। अगर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाऊं तो क्या लिखूं मैं? बताओ। पाई इक्वल टू, एक कांस्टेंट देना है, इक्वल टू लगाते हैं और एक कांस्टेंट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आर। कांस्टेंट क्या हो गया? आर। पता है ना, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को आर से डिनोट करते हैं, सी इंटू टी। और इसी को थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। पाई इक्वल टू क्या हो गया? सी आर टी। क्या बन गया? पाई इक्वल टू सी आर टी। ये फॉर्मूला हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर का, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर का। गेटिंग माय पॉइंट्स? तो बताओ प्यारे बच्चों, यहां पर हमारे पास पाई क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। सी क्या है हमारा? कंसंट्रेशन। सी क्या है हमारा? कंसंट्रेशन। या फिर क्या कह सकते हैं इसको? मोलरिटी। क्या कह सकते हैं इसको? मोलरिटी। मोलरिटी मतलब इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, याद है ना तुमको, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किसमें? लीटर में। बोलो समझ में आ रही मेरी बात? यही है मोलरिटी और कंसंट्रेशन। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो अब मुझे बताओ, यहां पर आर क्या है? सर आर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। और आर का वैल्यू कितना ले लेंगे हम लोग? ये ले लेंगे 0.08, ओके। और आगे क्या लगा लेंगे? लीटर बार। ये तुम्हें याद है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, पर मोल, ठीक है। आप ये याद रखना 0.08 लेना है आपको। आर का वैल्यू कितना लेना है क्वेश्चन में? 0.08। समझ में आ रही मेरी बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो तो, और टी क्या हमारा? चलो टी भी डिस्क्राइब कर लेते हैं। टी क्या हमारा? टेम्परेचर। और किस में लेंगे बच्चे? इन केल्विन। किस में लेंगे टेम्परेचर? केल्विन ऐसा यूनिट में। कोई दिक्कत नहीं है? तो आपको समझ में आ गया। और पाई तो हमको पता ही है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर है। कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलो कोई दिक्कत नहीं।
लेकिन प्यारे बच्चों यहां तक से आपका कोई भी न्यूमेरिकल्स नहीं बनेगा, इससे कोई न्यूमेरिकल्स नहीं बनता। हाँ, आपको अगर कोई पूछता है व्हाट इज पाई, तो पाई कह सकते हैं CRT, मतलब कंसंट्रेशन इनटू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर। बट यहां से कोई न्यूमेरिकल्स नहीं बनेगा आपसे। तो न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए हमें थोड़ा सा और इलेबोरेट करना पड़ेगा। बताइए हमने क्या पढ़ा, पाई इक्वल टू C इंटू R इंटू टी। अब बताइए C क्या है हमारे पास, कंसंट्रेशन है। अरे इधर देखो तो सही, इधर इधर C क्या है, कंसंट्रेशन। और ये क्या होता है, मोलरिटी। अब मोलरिटी बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, किसका मोल, सॉल्यूट का। अब मैं बार बार क्या लिखूं, मैंने ऑलरेडी ऊपर में लिख रखा है, तो मैं सीधा यहां पे लिखता हूं N/V। C को क्या लिखूं मैं, C को क्या लिखूं, N/V लिखूं या नहीं लिखूं, इंटू R इंटू टी। जो बाकी था हमने यहां पे ऑक्यूपाई का मतलब सीधा लिख दिया। बताओ पाई इक्वल टू क्या होगा। अब मैं प्यारे बच्चों क्या करता हूं, यहां पर एन को इलेबोरेट करता हूं। किसको इलेबोरेट करता हूं मैं, एन को इलेबोरेट कर रहा हूं। तो बताओ एन इक्वल टू क्या लिखूं, ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है। अरे ये एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, किसका, ऑफ सॉल्यूट। किसका मोल है ये, सॉल्यूट का। तो क्या लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए, गिवन मास बाई मोलर मास। तो गिवन मास को क्या लिखते थे, W, और सॉल्यूट के लिए क्या लिखते थे, A, याद है ना तुमको। मोलर मास क्या लिखते थे, M, और सॉल्यूट के लिए क्या लिखते थे, A इंटू, ये तो V बच गया ना, तो क्या लिखूँ 1/V इंटू, और ये R और इंटू T। यही हमारा बनता है, एकदम करेक्ट डेफिनेशन है किसका, ऑस्मोटिक प्रेशर का। ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या बन गया, WA/MA। ये कहाँ से आया मेरे पास, ये आया नंबर ऑफ मोल्स से। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या हो गया, WA/MA, मतलब गिवन मास बाई मोलर मास। चलो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। बताइए WA क्या है यहाँ पर, WA है आपका, W मतलब गिवन मास। W जहाँ पर भी आएगा वो गिवन मास होगा, याद रखना, गिवन मास किसका, ऑफ A मतलब सॉल्यूट, B मतलब सॉल्वेंट। याद है आपको, मैंने सॉल्यूशन पढ़ाया हुआ आपको। A मतलब सॉल्यूट, B मतलब सॉल्वेंट। तो गिवन मास ऑफ किसका, सॉल्यूट। वेरी गुड। बताइए MA क्या है हमारा, ये है मोलर मास, M से मोलर मास, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। B क्या है बच्चे, ये तो है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम किस में लेंगे, ये लीटर में लेंगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। और R और T तो हम लोगों ने ऑलरेडी बता ही रखा अभी ऊपर में आपको। R हम कितना लेना आपको, 0.08। T क्या लेना, टेम्परेचर किस में लेंगे, केल्विन में लेंगे। कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती सर इस पाई का यूज कहाँ करते हैं, तो मैं आपको एक बात यहाँ पर बता देता हूँ नोट करा के, ठीक है। तो आप नोट करके लिख लीजिए, नोट करके, जो पाई होता है मतलब क्या होता है, पाई मतलब ऑस्मोटिक। अरे चलो मैं लिख ही देता हूँ आपको, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर किससे नोट करते हैं इसको हम लोग, पाई से। इज यूज्ड टू फाइंड the molar mass of a non-solute, a non सब्सटेंस कह दो, कोई भी सब्सटेंस दे सकता है आपको, सब्सटेंसेस, ठीक है। मोलर मास ऑफ अननोन सब्सटेंसेस, किसी भी अननोन सब्सटेंसेस का मास आपको पता नहीं है, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पे सब्सटेंस पर गलत लिख दिया मैंने, लिख दो अननोन सब्सटेंसेस, ठीक है। जो भी आपके पास सब्सटेंस दिया हुआ है, मतलब अब यहाँ पर ज़्यादातर हम लोग प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स इसके बारे में बात कर लेते हैं, जिसका कि मोलर मास बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। जिसका मतलब एक पॉलीमर टाइप का कंपाउंड होता है, जिसका मोलर मास ज़्यादा होता है, उस सब के लिए हम लोग क्या निकाल लेते हैं, यहाँ पर अननोन होता है वो हमारा, उसका मोलर मास आपको पता नहीं चलेगा जल्दी, ठीक है ना। तो उसको उसका मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, पाई का यूज करते हैं। तो आपको अगर पूछे कि पाई का यूज कहाँ होता है, तो आप सीधा बताओगे कि टू फाइंड आउट द मोलर मास ऑफ अननोन सब्सटेंसेस, लाइक क्या होगा, अननोन सब्सटेंस लाइक प्रोटीन्स, उसके बाद स्टार्च, कुछ इस तरह से। ओके, समझ में आ रही मेरी बात। और क्या दे सकते हैं, जैसे पॉलीमर्स, क्या हो गया हमारे पास, पॉलीमर्स एटसेट्रा। तो इस तरह के सब्सटेंस जो होते हैं जिसका मोलिकुलर मास या मोलर मास बहुत ज़्यादा होता है, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, पाई का यूज करते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है।
बताइए कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो अब हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन सॉर्ट आउट कर लेते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखो क्या है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है 200 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब कितना हो गया बता तो? 200 ml। 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 ml होता है, तो मतलब आपको 200 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो चलो मैं उसी को पढ़ लिखता हूँ। 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन, ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ प्रोटीन, ऑफ अ प्रोटीन, प्रोटीन का एक एक्वस सॉल्यूशन दिया हुआ आपको पास, ठीक है। और कितना सॉल्यूशन है वो? 200 सेंटीमीटर क्यूब है, राइट। प्रोटीन दिया हुआ है, ये दिया हुआ टू, क्या लिखा है मैं? 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ प्रोटीन कंटेन्स, ध्यान दो, कंटेन्स 1.26 ग्राम ऑफ प्रोटीन, कितना प्रोटीन कैरी किया हुआ है वो? एक सॉल्यूशन है, एक क्या आपके पास सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है, कितना का है वो? 200 सेंटीमीटर क्यूब का, 200 सीसी का, और उसमें कितना प्रोटीन है? एक 1.26 ग्राम प्रोटीन है उसमें, ओके। उसके बाद आपको दिया हुआ है द ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब पाई, ये आपको दिया हुआ है ऑफ सॉल्यूशन, पूरा लिख लो ऑफ सॉल्यूशन। ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन का ही दिया हुआ रहेगा ना, तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है? 2.57 इंटू 10⁻³ और ये दिया हुआ है आपका बार। प्रेशर है तो बार में देगा, एट 300 केल्विन। कितना टेम्परेचर दिया हुआ है? 300 केल्विन दिया हुआ है। कहता है कैलकुलेट मोलर मास ऑफ प्रोटीन। जैसे मैंने आपको बताया था वही क्वेश्चन है ना, बिल्कुल सेम टू सेम, ओके। मतलब एक बात सुनो, आपके पास क्या दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, पहले उसको लिख लेते हम लोग। क्या लिख लेते हैं? गिवन। क्या लिख लेते हैं? गिवन में हमें क्या क्या दिया बता तो? 200 सेंटीमीटर क्यूब क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब वॉल्यूम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बताओ? इधर देखो, वॉल्यूम दिया हुआ है ना। वॉल्यूम किसका? वॉल्यूम सॉल्यूशन का। कितना दिया बताओ? 200 सीसी, मतलब सेंटीमीटर क्यूब, और 1 सीसी बराबर होता है 1 ml होता है। तो बताओ इसमें कितना हो गया? 200 ml हो गया। अब वॉल्यूम किस में लेना था, याद है आपको? मोलरिटी था, तो लीटर में लेना है। इसको क्या करोगे? 1000 से डिवाइड करो तो कितना होगा? 0.2 लीटर होगा। तुमने ये निकाल लिया वॉल्यूम, पहली बात तो ये निकल गया, ओके। अब आ जाओ, दूसरा कहता है ये 1.26 ग्राम ऑफ प्रोटीन दिया हुआ है और ये इतना ग्राम दिया हुआ, तो ये गिवन मास है। अरे बच्चे ये गिवन मास है, क्या ये हमारा गिवन मास? तो इसको किससे नोट करते थे? WA से। ये कितना है? 1.26 ग्राम दिया हुआ है आपको, कोई दिक्कत नहीं। पाई का भी वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 2.57 इंटू 10⁻³ बार। टेम्परेचर भी दिया हुआ है आपको, बताओ कितना दिया हुआ है टेम्परेचर? अरे इधर तो देखो 300 केल्विन, ओके। अच्छा आर भी दिया हुआ, आर नहीं दिया हुआ, लेकिन आपको जाना पहचाना ही है कि आर का वैल्यू कितना होता है? 0.08। मैंने आपको बता दिया था, इतना ही लेना है। तो चलो आपको फॉर्मूला पता है ना, पाई इक्वल टू क्या होता है? WA/MA इंटू 1/V इंटू R इंटू T। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, एकदम याद हो जाना चाहिए आपको। क्लियर है? तो बताओ यहाँ से मुझे निकालना है, मोलर मास निकालना है ना। क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड मोलर मास। तो मोलर मास क्या था हमारे पास? Ma। तो Ma को क्या करते हैं? यहाँ पे लेके आ जाते हैं और इसको यहाँ पे लेके आ जाते हैं। अरे सुन रहे हो? इसको मोलर मास को यहाँ पाई की जगह पर और पाई को इसके जगह पर। तो बताओ क्या बनेगा? Ma क्या बनेगा? ये बनेगा WA/पाई इंटू, बाकी तो सब वैसा ही रह जाएगा, V इंटू R इंटू T। क्लियर है? बोलो। तो क्या बन गया? हमें ये निकालना है Ma इन इक्वल टू WA कितना दिया हुआ था? 1.26। अरे याद करो, दिया हुआ था ना अभी तो, 1.26 इंटू R का वैल्यू ऊपर में ले लेते हैं। R का ये R है ना, ऊपर वाला सारे वैल्यू लेते हैं। कितना हो गया? 0.08। T का वैल्यू बताओ? 300 केल्विन तो ऑलरेडी दिया हुआ है। पाई का वैल्यू 2.57 इंटू 10⁻³ अच्छा भी बता दो कितना हो गया? 0.2 लीटर। अभी तो निकाला था 0.2 लीटर, कहाँ भूल गए क्या? इधर तो देखो, इधर यहाँ देखो, है ना। तो अब क्या करेंगे इसको, ये क्या दे देगा आपको? मोलर मास। और जब इसको निकालेंगे आप तो ये वैल्यू आएगा 6103
9 ग्राम के आसपास। ओके, और ये क्या है आपका, ये क्या है एम, बोलो। एम मतलब मोलर मास, एम मतलब मोलर मास। ओके, और ए मतलब सॉल्यूट ऑफ सॉल्यूट। ये तो मैंने बताया था आपको, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए पाई का यूज करते हैं। बताइए कोई दिक्कत है? एकदम सिंपल सा है ना, बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसी के बेसिस पे कभी पाई दे देगा तो मोलर मास पूछेगा, कभी मोलर मास दे देगा तो पाई पूछेगा, जो भी पूछे एक वैल्यू यहाँ से वो हटा देगा और बाकी सारे वैल्यू आपको वहाँ पर मेंशन रखेगा और आपको वो वैल्यू कैलकुलेट करना है, वैल्यू पुट करके। ओके, चलो यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो अब हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की तरफ। किसके तरफ? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन होगा किसके बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब पाई, मतलब किसके बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर हम लोग टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ने जा रहे हैं। तो आपको पता है यहाँ पर कितने टाइप्स के होते हैं, नाम तो ये तो हमने 8-9 से ही पढ़ते आ रहे हैं। क्या क्या होता है हमारे पास? हाइपरटोनिक पता है ना आपको, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। दूसरा क्या होता है बोलो? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तीसरा बताइए, बहुत इजी है सर, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। एम आई राइट? कोई दिक्कत नहीं है। ये किसके बेसिस पे होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पर। ठीक है, अब आ जाओ, इसको हम लोग सबसे पहले हम लोग स्टडी कर लेते हैं हाइपरटोनिक का। किसके बारे में? पहला है हमारे पास हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। चलो क्या लिखेंगे? अरे बच्चे सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन ही होगा ना। अब वो हाइपरटोनिक का मतलब समझना है। हाइपर समझते हो, कभी कभी इंसान बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता है, टेंशन में आ जाता है। हाइपर टेंशन मतलब वो एकदम टेंशन बढ़ गया, तो उसको हाइपो मतलब कम हो गया, टेंशन कम हो गया। गेटिंग माय पॉइंट्स? तो हाइपर मतलब बढ़ गया है, ठीक है ना। तो दो सॉल्यूशन विच हैव हायर क्या लिखेंगे यहाँ पर? ऑस्मोटिक प्रेशर, हायर ऑस्मोटिक प्रेशर। अब यहाँ टेंशन की थोड़ी बात करेंगे हम लोग, किसकी बात करेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करेंगे। तो जिस सॉल्यूशन के पास क्या होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। एकदम सिंपल सी बात है। देन द अदर सॉल्यूशन भी कर देते हैं यहाँ पर, देन द अदर सॉल्यूशन। ध्यान दो इधर, आपके पास दो सॉल्यूशन है प्यारे बच्चों, आपके पास दो सॉल्यूशन है ना, दो सॉल्यूशन। ध्यान देना, मान लो ये हमारा सॉल्यूशन 1 है और ये हमारा सॉल्यूशन 2 है। दो सॉल्यूशन आपके पास, हमने मान लिया लेट सॉल्यूशन 1, ठीक है ना, सॉल्यूशन 1 हैव हायर ऑस्मोटिक प्रेशर। सॉरी एक सेकेंड, ऑस्मोटिक प्रेशर हमने ऐसा मान लिया है। सॉरी, PRESSURE, हमने ऐसा मान लिया है कि जो सॉल्यूशन 1 है ना, उस पर उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है, मतलब उस पर ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा अप्लाई हो रहा है। ठीक है, इसे मान लिया हमने। तो बताओ यहाँ पर क्या होगा? हमने इसको लिखा, इसके लिए ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए क्या लिखते हैं हम लोग? पाई लिखते हैं। तो हमने मान लिया पाई, सॉल्यूशन 1 के लिए हमने लिखा 1, तो पाई 1 इज ग्रेटर देन पाई 2। अरे इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है, इस पे जो प्रेशर लग रहा है ना, हम यहाँ पर 4 लाइन से दिखा रहे हैं और यहाँ पर 2 लाइन से दिखा रहे हैं। बताओ इसका मतलब? चलो मैं अच्छे से बना दे रहा हूँ यहाँ पर, अब ऐसे भी नहीं समझोगे तो कैसे समझोगे? यहाँ पर हमने 4 लाइन बना दिया, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पर 2 ही लाइन, मतलब प्रेशर कम है। गेटिंग माय पॉइंट्स? तो दो सॉल्यूशन है जिसमें हमने मान लिया कि पहला वाला का प्रेशर ज़्यादा है, तुम दूसरे को भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने मान लिया सॉल्यूशन 1 जो है, इस पे ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा लगा दिया हमने, ज़्यादा लग रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो पाई 1 इज 1 किसके लिए लिखा? सॉल्यूशन 1 के लिए। और 2 किसके लिए लिखा? पाई मतलब सॉल्यूशन 2 के लिए। तो बताओ पाई का फॉर्मूला क्या होता है, याद है तुमको? और ये होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यहाँ पर टेम्परेचर को क्या रखना है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर इफेक्ट करता है कंसंट्रेशन को, पता है ना तुमको?
अभी तो मैंने बताया था वहाँ पर जब हमने लिखा था पाई इक्वल टू CRT, तो पाई किसके प्रोपोर्शनल था, कंसंट्रेशन तो, और टेम्परेचर का दोनों था ना। तो टेम्परेचर को क्या करते हैं हम लोग, कांस्टेंट कर देते हैं। तो टेम्परेचर दोनों में कांस्टेंट है, मतलब यहाँ पर एक टेम्परेचर क्या है, एकदम बराबर, हमने दोनों के लिए एक ही सेम टेम्परेचर रखा है। क्लियर हो रहा है ना। तो चलो देखो, तो पाई 1 इक्वल टू क्या होगा, C1 R, अरे बच्चे CRT होता है, T1 लिखते, लेकिन T1 क्या है, कांस्टेंट है, जो इसके लिए टेम्परेचर होगा वही इसके लिए टेम्परेचर होगा, तो हम सीधा T लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, T। तो बताओ क्या होगा, ये ग्रेटर होगा किससे, किससे ज़्यादा होगा, C2 R इंटू टी। क्लियर हो गया। तो यहाँ से क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा, C1 इज ग्रेटर देन C2, C1 इज ग्रेटर देन C2। यहाँ पर मतलब क्या होगा कि इसका जो कंसंट्रेशन होगा, इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा C2 से, इसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा है और इसमें कंसंट्रेशन कम है। गेटिंग माय पॉइंट्स, क्लियर हो चुका है। तो ये एग्जाम्पल याद रखना आप। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर कंसंट्रेशन जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन किस पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन अगर सॉल्यूशन की बात की जाए तो कंसंट्रेशन डिपेंड्स अपॉन किस पे, सॉल्यूट पे। किस पे डिपेंड करता है, सॉल्यूट पे डिपेंड करता है। गेटिंग माय पॉइंट्स। अगर सॉल्यूट बढ़ा दोगे तो कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, सॉल्यूट घटा दोगे तो कंसंट्रेशन घट जाएगा। तो कंसंट्रेशन किस पे डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है। अब आपको मैंने क्या बताया कि यहाँ पर जो सॉल्यूशन 1 था, यहाँ पर देखो मैं थोड़ा सा ये करता हूँ, ये जो सॉल्यूशन 1 है, देख रहे हो यहाँ पर सॉल्यूशन 1, इसमें इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मतलब C1 अगर ज़्यादा है, अरे ध्यान दो इधर, C1 कंसंट्रेशन 1 ज़्यादा है ना, C1 ज़्यादा है, तो मतलब सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट ज़्यादा है। और अगर सॉल्यूट ज़्यादा है इसका मतलब सॉल्वेंट क्या है, बताओ, सॉल्वेंट कम है। पहला के लिए कोई दिक्कत है यहाँ तक, बताओ। अब आ जाओ इसके लिए बात करते हैं, सॉल्यूशन सेकंड की बात करते हैं। आपको मैंने क्या बताया कि कंसंट्रेशन 2 जो है, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन 2 कम है। तो अगर कंसंट्रेशन 2 कम है इसका मतलब सॉल्यूट भी क्या है, कम है, और इसका मतलब सॉल्वेंट ज़्यादा है। एम आई राइट, सॉल्वेंट ज़्यादा है। तो मुझे बताओ ये जो सॉल्यूशन था, ये जो सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन 1, और ये जो सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन 2, ठीक है, इसका कंसंट्रेशन और इसका कंसंट्रेशन C2 और ये ज़्यादा है, राइट। तो सॉल्वेंट किधर से किधर फ्लो करेगा। अब एक बात देखो, ये सॉल्वेंट यहाँ पर कम है, यहाँ पर सॉल्वेंट कम है, और यहाँ पर सॉल्वेंट ज़्यादा है, तो ज़्यादा से इधर जाएगा, तो किधर मूव करेगा, इस साइड मूव कर जाएगा। सॉल्वेंट इधर फ्लो करेगा। ये क्या है हमारे पास, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट किधर से किधर मूव करेगा, सॉल्वेंट विल मूव फ्रॉम सॉल्यूशन 2 टू सॉल्यूशन 1। गेटिंग माय पॉइंट। यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ, सॉल्वेंट विल फ्लो फ्रॉम सॉल्यूशन 2 टू सॉल्यूशन 1। किधर से, सॉल्यूशन 2 से सॉल्यूशन 1 की तरफ मूव कर जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आई मेरी बात। मतलब ये इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। कौन, सॉल्वेंट, सॉल्यूट नहीं, सॉल्वेंट। समझ में आई मेरी बात। चलो, मतलब ये क्या हो जाएगा, इस तरह से इसका डायरेक्शन हमने बता दिया। और अगर यहाँ पर मैं सेल ले लूँ, एग का सेल ले लूँ, क्या ले लूँ मैं, एग सेल ले लूँ, या रेड ब्लड सेल ले लूँ, यहाँ पर सेल ले लूँ, तो ये सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। मतलब वो क्या हो जाएगा, वो सिकुड़ जाएगा, श्रिंक हो जाएगा सेल। अगर तुम रेड ब्लड सेल ले लो सॉल्यूशन 2 के जगह पर, ठीक है ना, तो वो क्या, अगर यहाँ से पानी निकलेगा तो ये क्या होगा, वो श्रिंक कर जाएगा। वो क्या कर जाएगा, वो श्रिंक कर जाएगा ना, वो चिपक जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात, क्योंकि पानी इधर से निकल रहा है, पानी जा रहा है किधर, सॉल्यूशन 2 से सॉल्यूशन 1 की तरफ जा रहा है, तो इसमें से कुछ निकल रहा है, तो ये क्या करेगा, श्रिंक करेगा ना। तो ये बात समझ में आई। अगर यहाँ पर एक सेल ले लो, एक सेल ले लेते हैं, या फिर ब्लड सेल ले लो, कुछ भी ले लो, तो वो सेल क्या हो जाएगा, वहाँ पर श्रिंक कर जाएगा। क्लियर हो गया। किधर से किधर मूव करेगा, पता चल गया आपको, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब इसी तरह से हम लोग देख लेते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर दूसरा कंसेप्ट हम लोग देख लेते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या देखने जा रहे हैं हम लोग, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन।
मान लो हमारे पास दो सॉल्यूशन है, वही बात है, सॉल्यूशन 1 और यहाँ पर सॉल्यूशन 2। हमने मान लिया, फिर से मान लिया, हमने मान लिया लेट सॉल्यूशन 1 हैव लेस ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब जो सॉल्यूशन 1 है ना उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, कम है। अरे प्यारे बच्चों, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है इसका, कम है। मतलब इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है पाई 1 का वो कम है किससे, पाई 2 से। हमने मान लिया ऐसा। कोई दो सॉल्यूशन के बीच में तो कंपैरिजन करेंगे ना। अरे मैंने बताया ये बच्चा हाइपरटोनिक है, मतलब ये बच्चा हाइपरटेंशन में रहता है, इसका मतलब किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में ये हाइपरटेंशन में है। मैंने कहा कि तुम हाइपरटेंशन में हो, मतलब मैंने किसी दूसरे को देखा वो एकदम शांत है और तुम उसके रेस्पेक्ट में क्या हो, हाइपरटेंशन में हो। तो हाइपरटेंशन मतलब कंपैरिजन चलेगा वहां पर। तो यहाँ पर हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि जो सॉल्यूशन 1 है, क्लियर है मेरी बात, ध्यान सुनना। जो सॉल्यूशन 1 है वो क्या है, लेस ऑस्मोटिक प्रेशर है उसके ऊपर। तो मतलब पाई 1 क्या है, कम है किससे, पाई 2 से। तो क्या होगा यहाँ पर C1 RT1 लेस देन C2 RT। अरे टी तो कांस्टेंट ही रखना है हमेशा, टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट ही रहना है। तो बताओ यहाँ से ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बना, C1 इज लेस देन C2। समझ में आई मेरी बात। मतलब इसका कंसंट्रेशन कम होगा। अगर यहाँ पर इसकी पाई, मैं एक कलर चेंज करके लिखता हूँ यहाँ पर, ध्यान देना। यहाँ पर पाई 1 लेस है किससे, पाई 2 से। 1 मतलब सॉल्यूशन 1 और 2 मतलब सॉल्यूशन 2। तो यहाँ पर C1 कम हो जाएगा किससे, C2 से। गेटिंग माय पॉइंट्स, क्लियर है यहाँ तक। चलो अब आ जाओ, थर्ड हम लोग देख लेते हैं। क्या था हमारे पास, थर्ड क्या था हमारे पास, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे यहाँ पर, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, बोथ द सॉल्यूशन, बोथ मतलब दोनों, अरे दो सॉल्यूशन लिख रहे थे ना, सॉल्यूशन 1 2। तो उसी तरह से लिख दिया हमने, बोथ द सॉल्यूशन विल हैव, आइसो मतलब होता है सेम, क्या होगा यहाँ पर, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, उसके ऊपर क्या होगा, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। मतलब अगर मान लो ये एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन 1 और ये एक सॉल्यूशन 2 है, ये सॉल्यूशन 2 है। तो बताओ दोनों पे ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा। मान लो यहाँ पर मैंने बनाया 1 2 3 तुम्हें बताने के लिए, यहाँ पर भी कितना ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। मतलब अगर मैं इसको पाई 1 लिखूँ और इसको पाई 2 लिखूँ तो दोनों क्या होगा, बराबर होगा। अब जो दोनों बराबर, तो पाई 1 का वैल्यू क्या बनेगा, C1 RT। अरे पाई इक्वल टू CRT, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो R तो ऑलरेडी कांस्टेंट होता है सबके लिए, तो T भी कांस्टेंट हो गया। C1 कंसंट्रेशन थोड़ी होगा कांस्टेंट, सॉल्यूशन अलग अलग है तो सॉल्यूशन कहोगे कि सर कंसंट्रेशन क्यों नहीं बराबर कर दिया, तब तो सारे बराबर हो गए यहाँ पर। और ये क्या होगा तुम्हारा C2 R इंटू टी, तो ये RT कैंसिल हो गया। तो बताओ क्या होगा, C1 इक्वल टू C2। मतलब दोनों का कंसंट्रेशन क्या होगा, इक्वल होगा। किसमें, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में। मतलब अगर यहाँ पर पाई 1 इक्वल टू पाई 2 है तो C1 इक्वल टू C2 होगा। दोनों का कंसंट्रेशन क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब यहाँ पर क्या करेगा, सॉल्वेंट फ्लो करेगा क्या, नहीं। यहाँ पर क्या होगा, नोट करके लिख लेना, यहाँ पर नो सॉल्वेंट नो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट लिख लेते हैं, थोड़ा सा इंग्लिश अच्छा से लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, नो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट विल टेक्स प्लेस। सॉल्वेंट का यहाँ पर कोई फ्लो नहीं होगा क्योंकि कंसंट्रेशन बराबर है दोनों में। अरे फ्लो तो तब होगा ना जब हायर कहीं लोअर इस तरह से, क्योंकि वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन मूव करता है। और जब कंसंट्रेशन ही इक्वल हो जाए तो क्या सॉल्वेंट वहाँ मूव करेगा, नहीं करेगा मूव। क्लियर हुआ, यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो आज हम लोग प्यारे बच्चों यही तक रखते हैं। उसके बाद एक लेक्चर में और बनाऊंगा, छोटा सा लेक्चर है, वो हमारा क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस और उसके यूजेज। तो वो 5-10 मिनट का लेक्चर होगा, मैं आपको समझाऊंगा। बट आप यहाँ पर हाइपोटोनिक ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सारे सब कुछ मैंने आपको अच्छे से डिफाइन किया है। इसको आप एक बार अच्छे से रिवाइज करना, वीडियो लेक्चर को पॉज करके अच्छे से स्टडी करना, और फिर कोई दिक्कत होती है तो हम लोग फिर क्लास आवर में उसको सॉर्ट आउट करेंगे। ओके बच्चे, पढ़ाई करते रहें। गॉड ब्लेस यू।